Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, my online students, offline students. Good evening. Acha, today, I think you have studied the chapter, isn't it? Have you gone through the chapter? Pohisa ne? Huh? Pohisa? पढ़े हो आप कुछ? Can you tell me what is ordinance? What is ordinance? Can you tell me? Forgot. It's not a bill. It's not a bill. Huh? It's a form of law when it is, yes, there is an emergency. In case there is any emergency, suppose you know about the lawmaking process, isn't it? You know about the lawmaking process. So in a lawmaking process, we have to go from the draft. We have to first make a draft. Then we have to present it before the parliament. When a draft is presented before the parliament, it becomes a bill, isn't it? And after it became the bill, when that bill is approved by the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and finally, when it goes for the president's assent means president's approval, then if the president approve the bill, if the president give his assent, okay, if the president signed with its approval, then it becomes an act. It becomes an act. Okay? Fine? And when that act came into force, when that act came to force, it becomes a law. Okay? Okay? Fine? And you came to know about the sources of law, isn't it? Sources of law. Sources of law, what is called sources of law? Sources of law, मैंने बताया था कि sources of water क्या है? हाँ, sources of water क्या है? What does it mean? मतलब क्या है? क्या है क्या? Source मतलब क्या है? कहाँ से आया है? Fine, very good. कहाँ से आया है? तो sources of law क्या है? Sources of law क्या है? मतलब लॉ कहाँ से मिला आपको ये लॉ आपको कहाँ से मिला? लॉ के बारे में जो आप जानते हो, हाउ यू केम टू नो अबाउट द लॉ कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कहाँ से आया? जैसे पानी कहाँ से आया? रिवर से आते हैं, ओशन, सी, है ना, लेक्स, पॉन्ड्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, है ना? तो फिर आपका लॉ का सोर्सेज क्या है? पहले है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? फिर जुडिशियल प्रेसिडेंस क्या है? जो जजमेंट होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यस, एक केस था केशवानंदा भारती केस, वो बहुत फेमस केस था. उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट के हिसाब से जब मतलब पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी टाइम. पार्लियामेंट क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी चेंज कर सकता है. ठीक है, कभी भी चेंज कर सकता है. नया लॉ कभी भी वो लागू कर सकता है, कभी उसको वहां से हटा भी सकता है. ठीक है, वो पावर किसका है? वो पावर पार्लियामेंट का है. वो पावर पार्लियामेंट का है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट बताया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी टाइम, बट
द पार्लियामेंट कांट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको टच नहीं करके अगर कोई चीज अमेंड कर रहा है, कोई चीज चेंज कर रहा है, तो वो कर सकता है। अब आप बोलोगे कि व्हाट आर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर वो है जो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सब आप चेंज कर सकते हो? नहीं। अगर ये सब चेंज हो गया तो इनजस्टिस हो जाएगा। किसके साथ? लोगों के साथ। ठीक है, कंट्री में पीस नहीं रहेगा, ऑर्डर नहीं रहेगा अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट्स चेंज हो गया तो। ठीक है, सो यू कैन नॉट टच द basic structure of the constitution. Without touching the basic structure of the constitution, you can go ahead, the parliament can amend the constitution, but you cannot touch the basic structure. Basic structure क्या है? fundamental rights है हमारा, preamble है, फिर fundamental duties है, फिर directive principles of state policy है, इनको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, फाइन, समझ में आ गया? तो यही बोलता है कि आपको लॉ कहाँ से मिला। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया ना, तो ये क्या हो गया? जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये क्या हो गया? जुडिशियल प्रेसिडेंट। क्यों जुडिशियल प्रेसिडेंट हुआ? प्रेसिडेंट मतलब केस लॉज, डिसीशंस जुडिशियल ले, वो तो कहाँ से आया? वो जुडिशियरी से डिसीजन मिला ना आपको, तो उससे लॉ आया, है ना? ठीक है, समझ में आया? तो आपका पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा है उससे आपको लॉ मिलता है, लॉ का जानकारी मिलता है, लॉ वहां से है ना? फिर क्या है? व्हाट आर दे? नेक्स्ट है जुडिशियल प्रेसिडेंस। समझ में आ गया? जुडिशियल प्रेसिडेंस। थर्ड वन, कस्टम्स। कस्टम्स मतलब जो हम लोग पहले से रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपका मम्मी ने बोल दिया कि देखो मैं ऐसे पूजा करती थी, तो अभी जैसे तुम्हारा मम्मी शादी करके गया है ना, तो पहले जहाँ पे पहले तो मम्मी तुम्हारी लड़की थी, फिर तुम्हारा मम्मी शादी के बाद जब दूसरे घर में गई तो उनके सास ने उनको सिखाया कि हम लोग का ये रिवाज है, हम लोग का ये कस्टम है कि आपको ऐसे पूजा करना है, यू हैव टू फॉलो दैट कस्टम। ठीक है, तो दिस इज वन काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, वो लॉ मतलब वो आप लीगली नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जैसे हम लोग रिलीजियस कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में फॉलो करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं आप चर्च में जाते हो तो वहाँ पे कैसे फॉलो अप करना है। सो ऑल आर दीज कस्टम्स। ठीक है, वो हम लोग एंशियंट पीरियड से फॉलो अप करके आ रहे हैं। कब से? एंशियंट पीरियड से फॉलो अप करके आ रहे हैं। ठीक है, ओके, फाइन, कस्टम समझ में आ गया। देन स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस। स्टैट्यूट्स क्या है? जो रिटन है, जो लॉ, जो कानून लिखा हुआ है। अगर आप मुंह से एक बोल दिए तो नहीं होगा ना, वो मुंह से बोल के कोई कानून इतना नहीं बनता है ना, लेकिन आप अगर जो लिखा हुआ है, जो स्टैट्यूटरी लॉ है, जो लिखा हुआ है, जो अपना एक खुद का कानून है, जैसे कोई कोई इंस्टीट्यूशंस है उस पर अलग अलग उसका कानून है, जैसे कंपनी है, कंपनी का अपना रेगुलेशन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो अपना लॉ बनाते हैं। ठीक है, वो पार्लियामेंट का लॉ फॉलो नहीं करते, वो अपना एक लॉ बनाते हैं, अपना कानून बनाते हैं कंपनी का। तो दोज आर कॉल्ड द रिटन लॉज ऑफ, सो दीज आर कॉल्ड स्टैट्यूट्स। ओके, और ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या हुआ? कोई भी अगर इमरजेंसी आ गया हमारे कंट्री में, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी आ गया, नेशनल इमरजेंसी आ गया, बाप का कोई वॉर हो गया, दोनों कंट्रीज में कोई वॉर का इमरजेंसी हो गया, ठीक है, और आपको उस समय कुछ कानून लाना है, ठीक है, आपको कुछ मतलब जैसे अर्जेंसी है, आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून लाता है, अर्जेंसी है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि पार्लियामेंट का कितना सेशंस है? 3 सेशंस। फर्स्ट वन इज
बजट सेशन, सेकेंड वन इज मॉनसून सेशन, थर्ड वन इज विंटर सेशन, ठीक है। तो तीनों सेशन में जब तीन पार्लियामेंट का कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, तो जब सेशन नहीं चलता है उस पीरियड को, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिसेस पीरियड और रिसेस टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। अब उस रिसेस टाइम में अगर इमरजेंसी कोई लॉ लाना है, ओके, एंड दैट इमरजेंसी लॉ इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, वी कैनॉट से दिस इज अ बिल, नो, this is not correct, okay? The emergency law is in the form of ordinance during the recess period when the parliament is not in session, when the parliament is not in session, ठीक है, समझ में आ गया। तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्रेसिडेंट लाना चाहता है तो प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, ओके, प्रेसिडेंट विल प्रोमलगेट दैट ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट क्या करेगा, अप्रूव करेगा, प्रोमलगेट करेगा ऑर्डिनेंस को, ठीक है, अंडर आर्टिकल 123, अंडर आर्टिकल 123 of the constitution the president will promulgate the ordinance under article 123 during the emergency, okay, and during the recess period of the parliament, ठीक है। और उसको बोलते हैं आप, उसका कितना होता है वो, जो उसको जब पार्लियामेंट को उठाना है, पार्लियामेंट में किस चीज के लिए, जब वो उसको एक्ट बनाने के लिए जब पार्लियामेंट में उठाने का जो टाइम है वो कितना पीरियड है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दैट पीरियड, 6 months, within 6 months it should be presented before the parliament, okay, क्योंकि वो रिसेस टाइम में उठाया ना, रिसेस टाइम में प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, तो रिसेस टाइम में वो तो एक्ट नहीं बना अभी, वो अभी इमरजेंसी लॉ बना, इमरजेंसी लॉ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, समझ में आ गया। लेकिन जब उसको एक्ट बनना है तो उसको पार्लियामेंट में उठना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाता है and both the houses approve that one, approve that ordinance, okay, after the sanction of the president, ठीक है, then it becomes the act, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और वो जो पीरियड है, वैलिडिटी है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने का वैलिडिटी है विदिन 6 months, within 6 months, ठीक है। और जो आपका अप्रूवल का किसका अप्रूवल का, दोनों हाउसेस का अप्रूवल का, ठीक है, दोनों हाउसेस का अप्रूवल का वैलिडिटी कितना है, 6 weeks, ओके, दोनों हाउसेस का अप्रूवल का वैलिडिटी क्या है, 6 weeks, तो टोटल ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी क्या हुआ, 6 months प्लस 6 weeks, समझ में आ गया, एनी डाउट, ठीक है, फाइन। नाउ ये हो गया आपका ऑर्डिनेंस। ये प्रेसिडेंट अगर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता है तो आर्टिकल कितना, व्हाट इज द आर्टिकल 123, अगर गवर्नर करता है, स्टेट का गवर्नर किया कि स्टेट में इमरजेंसी आया और गवर्नर बोला कि नो वी हैव टू प्रेजेंट अ ऑर्डिनेंस, ओके, दिस इज द इमरजेंसी ऑफ द स्टेट, वी नीड एन ऑर्डिनेंस, ओके, तो गवर्नर जब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेगा तो वो कितना आर्टिकल है, 213, 213 डायल करना, ठीक है, आप डायल करो 123 फिर 213, समझ में आ गया, लॉक कर दूं इसको और फिर खोलना नहीं है तो लॉक, ओके फाइन। नेक्स्ट, सो इतना समझ में आ गया ना, सोर्सेज ऑफ लॉ और क्या है ऑर्डिनेंस, क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं देखो तुम लोग को एग्जाम पर्पस के मतलब जा रही हूँ, ठीक है,
क्योंकि अगर मैं एग्जाम पर्पस में को नहीं देखूंगी तो आप लोग को आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा. सो आई एम गोइंग थ्रू द एग्जाम पर्पस. ओके, नेक्स्ट वन. हाँ, अच्छा, ये हमेशा याद रखना, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 जनवरी 1950. ओके, 1950 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, ओके, नाउ अच्छा, हम लोग वी हैव द कोर्ट्स इन इंडिया. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव द कोर्ट्स इन इंडिया. सो विच इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, एपेक्स कोर्ट क्या बोलते हैं उसको? एपेक्स का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड, हाईएस्ट. ओके, हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया इज द एपेक्स कोर्ट. और एपेक्स कोर्ट कौन है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फिर आपका क्या आता है, उसके नीचे क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में. सुप्रीम कोर्ट क्या 2 है, 3 है, ऐसा है? कितना है सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, ओनली 1. ठीक है. नाउ सुप्रीम कोर्ट में आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना होता है? 2, 3, 1, 2, 3, कितना होता है? हाँ, 1. ठीक है, 1. ओके, समझ में आ गया? अब आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस होता है ना? जजेस होता है ना? तो उसमें जजेस कितना है? टोटल जजेस 33. 33 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 34. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. ये चीज, ये याद रहेगा ना? दिस इज फॉर योर एग्जाम पर्पस. ओके, ठीक है. समझ में आ गया? अब आपका उसके बाद क्या है? हाई कोर्ट्स. क्या है? हाई कोर्ट. ठीक है, हाई कोर्ट हर एक स्टेट पे होता है. हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट रहता है ना? समझ में आ गया? और हाई कोर्ट का भी जजेस है, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसका अलग अलग, सबका अलग अलग है, सब स्टेट में है, ईच एंड एवरी स्टेट. ठीक है. अब हाई कोर्ट देखो, आपका कोई भी अगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. इफ एनीबडीज फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, अगर आपका फंडामेंटल राइट, जैसे फंडामेंटल राइट क्या हुआ? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच. जैसे आप कहीं भी, मतलब एक जगह आप मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. ठीक है, जैसे आप तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अंशुल दत्ता. अंशुल दत्ता, अंशुल कहाँ गया? अंशुल एक दुलियाजान का जो बिहुतली है, बिहुतली में वो एक स्पीच देने चला गया. ठीक है, बिहुतली में उसको बुलाया और उसने एक स्पीच देना आरंभ किया, स्टार्ट किया. तो जब वो स्पीच दे रहा था तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा था. ठीक है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा था. मतलब आज हमारा कौन है गवर्नमेंट? मोदी गवर्नमेंट. दिस इज अ वेरी गुड गवर्नमेंट, है ना? तो लेकिन अंशुल क्या कर रहा था? गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा था. तो जब अगेंस्ट बोल रहा था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसका जो हम लोग का स्टेट का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे पुलिस हो गया, तो वो क्या किया? अंशुल को अरेस्ट कर लिया. ठीक है, अंशुल को अरेस्ट कर लिया. अरेस्ट करके वो लेके चला गया. कहाँ पे लेके चला गया?
प्रिजन में, ठीक है। तो अब अंशुल ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल किया। क्या पिटीशन फाइल किया? रिट पिटीशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट पिटीशन, ओके। रिट पिटीशन फाइल किया, ओके। कहाँ फाइल किया? उसने फाइल किया गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में फाइल किया कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। क्या फंडामेंटल राइट? राइट टू स्पीच, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इसलिए उसने क्या किया, एक पिटीशन, क्या पिटीशन? रिट पिटीशन फाइल किया। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और फंडामेंटल राइट वायलेट होने से कोई भी, जैसे अभी अंशुल स्पीच दे रहा है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ, जुगांतो, जुगांतो, हाँ। तो जुगांतो की कोरिले, जुगांतो क्या क्या, जुगांतो अभी अंशुल को बोला है, अंशुल नहीं मत बोलो, अंशुल को ऐसे मुंह बंद करके लेके आ गया। लेकिन आप फंडामेंटल राइट वायलेशन बोल के आप रिट पिटीशन जुगांतो के अगेंस्ट में फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है। आप कब रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो? कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में, ठीक है, समझ में आ गया है? ओके। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, तब आप जाके फंडामेंटल राइट वायलेट करने के लिए आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। कहाँ? हाई कोर्ट में, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन आप लोअर कोर्ट में नहीं कर सकते हो। समझ में आया? लोअर कोर्ट कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जुडिशियल मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वो सब में आप नहीं कर सकते हो। आपका जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तब आप कोई भी दो जगह कर सकते हो, ओके। ईदर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। दिस जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम, ये आता है ऑर्डिनेंस, क्या आर्टिकल, इसका क्या आर्टिकल, ये सब आता है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको एक आर्टिकल्स का एक नोट दे दूंगी, वहाँ पे सारा आर्टिकल्स मैंने बनाया था, लास्ट 2 साल पहले मैंने बनाया था, तो वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है? 226 कब? हाई कोर्ट में जब आप रिट पिटीशन फाइल करने जाओगे, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। अगर अंशुल का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? जुगंत ना, जुगंत अगर कर रहा है तो वो जुगंत के अगेंस्ट में दूसरा केस फाइल कर सकता है, ठीक है, समझ में आया? लेकिन ये केस फंडामेंटल राइट कि अगर वायलेट हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में ही फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हाई कोर्ट में। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो, अंशुल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, बाय द स्टेट पुलिस, देन दिस इज अंडर आर्टिकल कितना? 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फाइन, समझ में आ गया? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, थैंक यू।
So this is clear about this. अच्छा, आपका जो क्रिमिनल कोड का स्ट्रक्चर है वो क्या है, और सिविल कोड का स्ट्रक्चर अलग है, क्रिमिनल कोड का स्ट्रक्चर अलग है. ठीक है. My dear students, please open the book. Take out page number 11. Hierarchy of courts. यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट, फिर नेक्स्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है, हाई कोर्ट. ओके, फिर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज. ओके, फिर आया आपका असिस्टेंट सेशन जज. ये जो सेशन जज होता है ना, ये आपको क्रिमिनल कोर्ट में ही मिलेगा. ठीक है. और जो सिविल कोर्ट होता है वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है. ठीक है. सेशन जज आपको क्रिमिनल कोर्ट के लिए है. ओके, क्रिमिनल जस्टिस जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें सेशन जज बोला जाता है, लेकिन जो आपका सिविल आएगा उसको सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. फिर आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. अच्छा, आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से आप क्या समझते हो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ पे आ गया, आपका डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहाँ आया, हाँ, yes, metro cities. That's why it has been called as chief metropolitan magistrate. Fine. ठीक है. कोई भी मेट्रोज में उसको बोला जाएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. Then next is judicial magistrate of the first class, judicial magistrate second class, special judicial magistrate. ये आपको इतना तो पूछा नहीं जाएगा, आपको हियरार्ची पूरा नहीं चाहिए. आपको पूछा जाएगा, आपको इतना पूछा जाएगा कि विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. व्हाट यू विल से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. फाइन. फिर आपका मैंने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का क्या क्या आर्टिकल है, 2 आर्टिकल में आप कर सकते हो. क्या क्या आर्टिकल, 226 एंड 32. 226 हाई कोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट. फिर आपका पूछा जाएगा कि विच इज द हाईएस्ट civil court in a district. Highest civil court in a district. Highest, ये आप लिख लो, highest civil court in a district. ये आपका क्या है, हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट क्या है, मैंने बोला ना, हाईएस्ट सिविल कोर्ट, कोर्ट जो है वो क्या बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट के लिए. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. समझ में आ गया. हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट. सिविल, ये जब सिविल आएगा ना तो आपको ये लिखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. समझ में आ गया. सिविल जब आएगा तब आपको क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है.
अच्छा, जब आपका आएगा लोएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, क्या आएगा आपका? लोएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, क्या आएगा आपका? क्या आएगा आपका? मुंसिफ। ठीक है, समझ में आ गया? ये सिविल के लिए है, समझ में आया? इज इट क्लियर? हाईएस्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोएस्ट सिविल मुंसिफ कोर्ट, इतना याद रहेगा ना? रहेगा? एनी डाउट? मैं इसलिए जो चाहिए वही तुम लोग को बोल रही हूं, तुम लोग को पूरा बोलूंगी तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है। स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट क्या है? स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट क्या है? देखो, हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट, अगर सिर्फ स्टेट का पूछा, कुछ भी क्रिमिनल नहीं पूछा, आपका ये नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछा, तो स्टेट में क्या आएगा आपका? हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट क्या आएगा? हाई कोर्ट। ठीक है, फाइन, ओके। वो तो 25 और 22 लाइक दैट, 22 मोस्ट प्रोबेबली 22, क्योंकि कुछ आपका जो जैसे आपका महाराष्ट्र में है ना, मुंबई हाई कोर्ट है, लेकिन गोवा उसी के अंदर ऐसा जो दामानंद दीव है, जो यूनियन टेरिटरीज है, वो एक ही जगह में आता है। नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, यस। No. Till now, no. Tripura, I have to see, I have to check this one. Tomorrow I will tell you. Not tomorrow, next class. Okay? Because when we were there, means now it has been formed, I am confused. लेकिन मुझे एक जगह से कहीं से पता चला था कि शायद त्रिपुरा में बना था, मेघालय में बना था, ऐसा सुना था मैंने, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट चेक्ड। ओके, मैंने सुना था कहीं से, लेकिन आई हैव नॉट चेक्ड। सो लेट मी चेक इट एंड आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ मुझे एक बार याद करा देना, क्योंकि मैं भूल सकती हूँ, तो आप मुझे फिर से पूछ देना, ठीक है? ओके, इतना समझ में आ गया ना? फाइन। नेक्स्ट वन, ये आपको मैंने क्या बताया? सिविल का बता दिया है ना? सिविल का हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये मत सोचना कि मतलब क्या बोलते हैं स्टेट का, अगर स्टेट का बोलेगा लेकिन नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? अब आप देखो, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट in a district. क्या है? ये है सेशन कोर्ट। ठीक है, फाइन।
Any doubt? Now, next one is lowest court for criminal matters. This may come in your exam, okay? Criminal matters. What is this? Judicial magistrate. Judicial magistrate. ठीक है? फाइन? इतना आपको समझ में आ गया है? Any doubt? Any doubt? Okay, you please keep it in your mind that fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution of India. Because sometimes it is asked that which part the fundamental rights are enshrined in the Constitution. So fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution. ठीक है? Okay? Fine? Part 3. लिखना है? आप लिख लो ये. Fundamental rights are enshrined in, enshrined आप लिख सकते हो या mentioned भी लिख सकते हो. Fundamental rights are mentioned. Fundamental rights are mentioned in Part 3, Roman 3, हाँ? Part 3, ये इसमें, okay? Roman 3. Part 3 of the, अगर आप ये लिखोगे, Part 3, ऐसा लिखोगे, 3, number 3 लिखोगे, this is wrong, हाँ? ऐसा नहीं है. Part 3, fine? Part 3 of the Constitution of India. Part 3 of the Constitution of India. Fine? Any doubt? और एक चीज आप लिख लो, म्यूनिसिपलिटीज लिखा, म्यूनिसिपलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर ऑथोरिटी, म्यूनिसिपलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर ऑथोरिटी under Part 9A, under Part 9A, Roman 9, okay? Part 9A, Part 9A of the Constitution of India, Part 9A of the Constitution of India. Part 9A of the Constitution of India. See, my students, my children, what I am going to tell, from next time onwards, if you have not brought your notebook, if somebody is not bringing the notebook, एक मैं आपको clear बोल दे रही हूँ कि you have to come with your pen and notebook. ठीक है? अदरवाइज क्लास इज नॉट कंप्लीट. आप अगर, क्योंकि मैं बहुत कुछ एग्जाम्पल्स बोल के जाऊंगी, एग्जाम्पल्स वो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सब एग्जाम्पल्स नहीं रहेगा जो मैं बोलूँगी. ठीक है? सो यू हैव टू फॉलो माई क्लास, नहीं तो आप नहीं लिख सकोगे. क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका कुछ कुछ प्रॉब्लम्स टाइप का आता है कि ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा किया, ये आदमी ने ऐसा चीज़ लिया उससे, तो इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. तो अगर आप मेरा एग्जाम्पल नहीं समझोगे सो यू विल नॉट बी एबल टू राइट. तो आपको क्या करना है, जब मैं मुंह से बोलूँगी एग्जाम्पल, यू हैव टू राइट. आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लेकिन आपको लिखना है ताकि इन योर एग्जाम यू कैन एटलीस्ट राइट. क्योंकि एग्जाम में आपका जो फाउंडेशन का पेपर है वो MCQ क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो आपको
समझना है, समझने से आप लिख सकोगे, आपको रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू राइट एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स. ओके, माई स्टूडेंट हैज अचीव्ड 86 ऑल्सो. लेकिन आपको एग्जाम्पल्स जो मैं बोलूँगी वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो प्लीज कम विथ योर पेन एंड पेपर, पेन एंड नोटबुक. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, लिखो आप. सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? सुप्रीम कोर्ट was established. Supreme Court of India was established. Supreme Court of India was established on 26 January 1950. Supreme Court of India was established on 26 January 1950. Fine? ठीक है. फिर आप लिखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was passed, the constitution of India was passed on 26th November 1949. Was passed on 26th November 1949 by the Constituent Assembly. By the Constituent Assembly. Okay? By the Constituent Assembly. Constituent Assembly. This is called Constituent. Constituent Assembly. Fine? ठीक है. Now next one. The structure of the Indian Constitution. The structure of the Indian Constitution have federal structure. Have federal structure. F-E-D-E-R-A-L. F-E-D-E-R-A-L. Federal structure. इसका मतलब क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर. क्या फेडरल स्ट्रक्चर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब जो इसका जो पावर्स है दे आर डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड वो जो पावर्स है, एक पावर्स क्या कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है. और कुछ कुछ पावर्स कौन बनाते हैं? स्टेट बनाते हैं. और कुछ कुछ पावर्स सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके बनाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेडरल स्ट्रक्चर. ओके, ठीक है. अच्छा, मैंने आप लोग को एक चीज बताया था जो मैं जब पढ़ा रही थी. क्या पढ़ा रही थी? आपका प्रोसीडियर ऑफ मेकिंग एन एक्ट पढ़ा रही थी ना. तो उसमें मैंने एक चीज बताया था कि आपका जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट क्या है? क्या करें? यस, लॉ मेकिंग बॉडी. पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी. ओके. नाउ ये क्वेश्चन आपको आता है कि द पार्लियामेंट consist of
जो पार्लियामेंट है वो क्या चीज से कंसिस्ट होता है? 3 चीज से कंसिस्ट होता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्या? 3 चीज क्या है? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में क्या क्या है? यस, पार्लियामेंट में फर्स्ट आता है आपका लोकसभा, है ना? आता है लोकसभा। क्या हाउस बोला जाता है उसको? यस, लोअर हाउस, है ना? लोअर हाउस। और आपको क्या बोला जाता है? और आपको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, फाइन, ओके। ये आपका एक हुआ। नंबर 2 क्या हुआ? ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। मैं जो अभी लिखा रही हूं, यू शुड गो थ्रू दिस। नंबर 2 क्या आता है? राज्यसभा, है ना? अब राज्यसभा आपका क्या हो गया? इसको, ये कौन सा हाउस है? इसको क्या मिडिल हाउस बोलते हैं? हाँ, मिडिल हाउस शायद बोलते थे, नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिडिल हाउस नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? यस, तो मुंह से बोलो ना। अपर हाउस, है ना? अपर हाउस, है ना? और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना? ठीक है, फाइन, हो गया। थर्ड क्या है? यस, प्रेसिडेंट, फाइन। ये 3 चीज से आपका पार्लियामेंट बनता है, ओके। तो पार्लियामेंट, आप अगर पूछोगे कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जो है एक लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन वो किस चीज से कंसिस्ट करता है? उसमें क्या चीज है? उसमें 3 चीज है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो वो पार्लियामेंट नहीं है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, फाइन, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द टाइम? ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया ना कि अच्छा, नाउ आपको ट्रिब्यूनल्स आप समझते हो? हाँ, समझते हो ट्रिब्यूनल्स? What are called tribunals? What are called tribunals? Tribunals? Tribunals क्या है? देखो, the court consists of the judicial experts, है ना? कोर्ट में क्या है? आपका जुडिशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, है ना? जुडिशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो एक मिनिस्टर जब बनता है, एक मिनिस्टर जब अपॉइंट होता है, तो क्या होता है? आपका कुछ लॉ बन के आता है ना। मिनिस्टर जब, जैसे मैं हो गई मिनिस्टर, एक बन गई, तो बनने के बाद मैं चाहूँगी कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, अपना स्टेट के लिए कुछ करूँ, तो मैं अपना हिसाब से कानून लाना चाहूँगी ना। तो उसमें से क्या हो गया? तो मुझे हर चीज़ का नॉलेज नहीं है। आई डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज इन एवरी फील्ड, ओके। सो दैट टाइम I take suggestions from the administrative officers. They are the part of the executive body.
जो मैंने 3 बॉडी बताया था ना, क्या बॉडी बताया था? एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर जो बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं, जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, जो देश को चलाने का काम करते हैं। हर जगह तो लॉ नहीं जाता है, हर जगह तो जुडिशियरी नहीं जा सकता है, हर जगह केसेस मतलब जो मिनिस्टर्स नहीं बना सकते, हर लॉ नहीं बना सकते। तो दीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स दे मेक दीज रूल्स और लॉ। ओके, जैसे साइबर लॉ का एक्सपर्ट एक मिनिस्टर नहीं है। सपोज एक मिनिस्टर नहीं है, किसका मतलब किसका नॉलेज नहीं है? साइबर लॉ का। तो वो क्या करेगा? वो जाएगा कहाँ? किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो आपका जो ये आईएएस होता है ना, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के अंडर जो अपॉइंट होता है, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ, वो स्टेट का देखता है। और जो यूपीएससी के अंदर जो अपॉइंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना नॉलेज, अपना जो फील्ड में जो एक्सपर्ट है, वो अपना सजेशंस देते हैं इन मेकिंग दोज काइंड्स ऑफ लॉज। अब आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब आप सुनो, अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव दीज अथॉरिटीज लॉ बना लिया, किसके ऊपर लॉ बनाया? साइबर लॉ के ऊपर। ठीक है, अब साइबर लॉ का कुछ केस बन गया, केस हो गया, तो वो उसमें लीगल एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, उसमें आपका जज वो फैसला नहीं सुना सक रहा है, तो कहाँ जाते हैं वो? तब इस ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या हुआ आपका? जैसे टैक्स का कुछ केसेस है, तो वो सब क्या होता है ना, कोर्ट का ऐसे ही केसेस पेंडिंग होके है ना। कोर्ट का means there are many lot of cases are pending in the court. The court doesn't have so much of sufficient time to solve all these cases. So then they have some other legal experts along with other field experts which are present in the tribunals, which are appointed under these tribunals. Okay, state का tribunal है, central का tribunal है, ठीक है, फिर एनवायरमेंट रिलेटेड ट्रिब्यूनल है। तो वो सब क्या करते हैं? दोज केसेस दे सॉल्व। समझ में आया? वो छोटा छोटा कोर्ट है, वो जुडिशियरी नहीं है, वो छोटा छोटा कोर्ट है जो जुडिशियरी के जैसा काम करते हैं। दे आर नॉट द जुडिशियरी। ठीक है, वहाँ पे कोई जज नहीं बैठता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बैठता है, वहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स बैठता है। जैसे आपका कोई रिटायर्ड जज है, हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है, ऐसे कोई हाई कोर्ट का जज है, लीगल एक्सपर्ट है, वो सब कहाँ अपॉइंट हुआ? ये ट्रिब्यूनल्स के अंडर अपॉइंट हुआ। और वहाँ पे लीगल एक्सपर्ट के साथ आपका जिस फील्ड में जो आदमी एक्सपर्ट है, वो फील्ड का आदमी को भी ट्रिब्यूनल में रखा जाता है। एंड विथ टुगेदर दे सॉल्व अ केस ऑन दैट मैटर। समझ में आ गया? जैसे आपका एक ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आपका क्या हुआ? जो एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस होता है ना, वो कोर्ट में आपका नहीं जाता है, तो वो केसेस कहाँ जाता है? दिस ट्रिब्यूनल के पास जाता है। इस ट्रिब्यूनल के पास जाके बोलता है कि देखो भाई, मेरा तो कंट्री में ऐसा ऐसा पोल्यूशन हुआ, इस फैक्ट्री से ये हुआ, पोल्यूशन हुआ, तो आप ये सॉल्व कर दो। तो कौन सॉल्व करता है? दिस एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दे सॉल्व दिस एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस। समझ में आ गया आपको ट्रिब्यूनल का मतलब? समझ में आ गया? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो मैम। ओके, फाइन। अब आप just you go to the page number 13. Okay,
जैसे ट्रिब्यूनल में कोई केस आपका सॉल्व किया, ट्रिब्यूनल का कोई जजमेंट सुनाया, ठीक है, आप अभी अपील कर सकते हो या नहीं, और कहाँ पे अपील कर सकते हो। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो केस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल के अंदर जो केस हुआ, सॉल्व हुआ, वो आप फर्दर अपील कहाँ कर सकते हो, हाई कोर्ट में कर सकते हो। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर विच इफ they have solved those cases, then where you can further appeal. If you are not happy, then you can go ahead where you can appeal further. कोई high court है, कोई supreme court है. Is it clear? Any doubt? Any doubt? No? Not at all? कोई भी doubt नहीं है? अच्छा, आपको लास्ट एक चीज पढ़ा देती हूं मैं. ADR. Now, what is called ADR? ADR means alternate dispute resolution. Okay? Now, what is this alternate dispute resolution? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वो एक प्रोसेस है. आप जैसे आपका कुछ डिस्प्यूट्स आप कोर्ट के बाहर सॉल्व करना चाहते हो, कोर्ट में आपको जाना मुश्किल लगता है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है. ओके, ऐसा कहीं जगह में होता है. जैसे यू आर नॉट एक्वेंटेड विथ सफिशिएंट मनी, सो यू वांट टू सॉल्व योर केस अदर देन द कोर्ट, then you can take the help of alternate dispute resolution. So there are types of alternate dispute resolution. The process by which disputes between the parties are settled or brought to a result without the intervention of judicial institution, without any trial, is known as alternative dispute resolution. जहाँ पे आपका जिस प्रोसेस के द्वारा आपका केस एक सॉल्व होता है विदाउट एनी जुडिशियल इंटरवेंशन. आपको समझ में आया? जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब कोर्ट का नहीं हेल्प लेके, ठीक है, और उसमें कोई भी ट्रायल नहीं होता है. ट्रायल जैसे आपका डेट गिरा, आपको जाना है, हियरिंग है, ऐसा नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. ये चीप है और टाइम कम लगता है, लेस टाइम कंज्यूम. इसमें जो केस सॉल्व जो होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू से, यहाँ पे क्या होता है, लेस टाइम लगता है और चीप है. ओके, फाइन, समझ में आया? नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अल्टरनेट, व्हाट आर द मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? नंबर 1, आर्बिट्रेशन. Number 2, conciliation. Number 3, mediation. Number 4, लोक अदालत. Ki whole tired? Got tired? So see, these are the 4 modes of ADR, alternate dispute resolution. इसमें क्या बनता है अल्टरनेट आर्बिट्रेशन में? आर्बिट्रेशन में क्या बनता है? जैसे एक पार्टी है A, ओके, और एक पार्टी है B, ठीक है, और वहाँ पे आर्बिट्रेटर्स बनते हैं. स्पेशली ये जो आर्बिट्रेशन है ये कहाँ पे होता है? मेनली कंपनीज में, बड़े बड़े जो कंपनीज है, बैंक में,
कुछ कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या बैठते हैं, ये आर्बिट्रेशन होता है। ADR का जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का वे है थ्रू आर्बिट्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या बोल, एक one, two or three arbitrators can sit and they can solve the cases, okay, between 2 or 3 parties, okay, and जो अवार्ड होते हैं, अवार्ड मतलब जो आर्बिट्रेटर्स जो अवार्ड देते हैं, क्या होता है अवार्ड मतलब, यस, वेरी गुड, जजमेंट, डिसीशन और द जजमेंट, ठीक है। अब देखो, आप लोग जब जुडिशियल के मतलब पास जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, जजमेंट देना बोलते हैं, ठीक है, होता है ना। लेकिन यहाँ पे आप आर्बिट्रेशन में क्या बोलोगे, अवार्ड, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अवार्ड, एंड दैट अवार्ड इज बाइंडिंग। ये क्या है, बाइंडिंग है, आपको मानना है। द पार्टीज शुड बाइंड, द पार्टीज हैज टू बाइंड द डिसीजन और द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। पार्टीज को मानना ही है, वो आप नहीं मान के नहीं सकोगे, ठीक है। जो आपको डिसीजन दिया, जो आपका जजमेंट सुनाया, जो आपका अवार्ड सुनाया, दैट इज बाइंडिंग। ओके, समझ में आ गया, ये क्या है, आर्बिट्रेशन। और आपका कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, कॉन्सिलिएशन में बाइंडिंग नहीं है, उसमें क्या होता है, जैसे एक कॉन्सिलिएटर होता है, जैसे ए और बी में कुछ प्रॉब्लम हुआ और थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्सिलिएटर का काम करेगा। वो क्या करेगा, आप लोग के बीच में क्या करेगा, वो निगोशिएट करेगा, निगोशिएट करके आप लोग को जजमेंट जो सुनाएगा, डिसीजन जो सुनाएगा, अगर आप वो मान भी सकते हो, वो नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन बाइंडिंग प्रोसीडियर नहीं है, ओके, ये नॉन बाइंडिंग प्रोसीडियर है, समझ में आया। ये लेकिन आता है आपका ये क्वेश्चन कि आर्बिट्रेशन में डिसीजन या जजमेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवार्ड। ये मत भूलना, प्लीज कीप राइट दिस, ठीक है। समझ में आया। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, आपको म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स होता है। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स बाय द थर्ड पार्टी, बाय द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है, कॉन्सिलिएटर, ठीक है, समझ में आया। और वो क्या है, बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग सिर्फ किस में है, आर्बिट्रेशन में। इज इट क्लियर। मेडिएशन क्या है, एक मेडिएटर गया, जैसे अंशुल, अंशुल क्या बोला, तुम दोनों के बीच में लग गया झगड़ा, ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा लग गया, किसके बीच में, जुगंत और नहीं, इसका नाम क्या है, विश्वदीप, विश्वजीत, अच्छा, विश्वजीत और जुगंत के बीच में झगड़ा लग गया, ठीक है। अब अंशुल क्या हुआ, उसमें मीडिएटर बना। अंशुल क्या किया, जुगंत के पास गया और इसका बात लेके गया, बोला देखो भाई ऐसा मत झगड़ा करो, ये बोल रहा है अभी मान जाएगा, ऐसा ऐसा छोड़ दो। समझा, ये क्या काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, कौन, अंशुल। अब दोनों पार्टीज मिलके अगर तुम लोग वो मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। समझ में आया, दिस इज ऑल्सो नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। समझ में आ गया ना। और लोक अदालत, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत एक इंडियन लीगल सिस्टम, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेशन, मतलब एक कोर्ट जैसा बनता है, एक कोर्ट जैसा बैठता है, और उसमें आप लोग कोई भी सिविल केसेस सॉल्व करने के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। कोई भी सिविल केसेस आप सॉल्व करने के लिए वहाँ पे जा सकते हो, और वहाँ पे क्या है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, या नहीं तो आपका बहुत चीप मनी लगता है, नहीं तो आपका टाइम भी बहुत बच जाता है, ठीक है। इट इज़ टाइम, लेस टाइम ऑल्सो, लेस टाइम कंज्यूम नहीं होता है,
और आपका कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. ठीक है, फाइन. इतना आप समझ गए हो? एनी डाउट? सो हियर आई एम वाइंडिंग अप द टुडेज क्लास. थैंक यू so much. Thank you, ma'am.